हमारे माही भाई इस साल आईपीएल खेलेंगे? ये सवाल हर साल आ जाता है और जवाब एक ही है कि भाई खेलना ही पड़ेगा। बीसीसीआई या फिर सीएसके का जो ओनर है वो उनको आईपीएल को छोड़ने थोड़ी देगा, क्योंकि भैया टीआरपी डाउन होती है। आईपीएल का सीजन इंडिया के अंदर एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, पर एक्चुअल में ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी धंधा है। बीसीसीआई लिटरली आईपीएल के अंदर गुंडा राज चला के रखती है, क्योंकि उसको ओन करती है ना। और ये आईपीएल का कॉन्सेप्ट भी बीसीसीआई ने किसी और कंपनी से चुराया था, जिसको बंद तक करवा दिया। वे दूर से देख के लगता है कि भैया लाल और पीली टीम लड़ रही है, उसके मैच को देख के मजा आएगा। अरे मजा नहीं आएगा, उस पर सट्टा लगेगा। आईपीएल के अंदर हर वो गलत चीज होती है जो भी तुम लोग इमेजिन कर सकते हो। एक टाइम पे आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर लिटरली ड्रीम 11 था। नहीं मतलब मजाक से हटके तुम लोग इमेजिन करो कि सट्टे की एक कंपनी हमारे आईपीएल को स्पॉन्सर कर रही है, वो भी टाइटल स्पॉन्सर। और हो सकता है तुम्हारी नजर में तुम्हारे कोहली और धोनी भगवान होंगे, पर मेरी नजर में नहीं है, क्योंकि मेरी नजर में वो लोग दबा के सट्टा बेचते हैं। ये लोग एक्चुअल में सट्टा बेच के कितने पैसे कमाते हैं तुम लोगों को उसके भी पूरे के पूरे चार्ट दिखा दूंगा। तो जो मैच फिक्सिंग होती है ना, इसके अंदर एम्पायर कितने के बिकते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर ही बात करेंगे। पर तुम लोगों को आईपीएल ऐसा बिजनेस इमेजिन करवाऊं उससे पहले तुम्हें ये बता देता हूं कि आईपीएल के अंदर प्लेयर्स पैसा कैसे कमाते हैं। पहले हम प्लेयर्स के ऊपर रहेंगे, फिर हम टीम्स के ऊपर जाएंगे, फिर हम बीसीसीआई के ऊपर मूव कर जाएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग प्लेयर ले तो प्लेयर के मोस्टली 4 तरीके होते हैं पैसा कमाने के। सबसे पहला होता है उनका बिडिंग अमाउंट या फिर रिटेनर फी। अगर हम लोग एमएस धोनी का एग्जांपल ले तो उनका रिटेनर अमाउंट 12 करोड़ रुपए। सीएसके ने एक टाइम पे एमएस धोनी को 12 करोड़ रुपए देके खरीदा था, और उसके बाद से वो उसको हर साल रिटेन करते आ रहे हैं, जिसके बदले उनको 12 करोड़ रुपए मिलते हैं। और ये 12 करोड़ सिर्फ तुम लोगों को दिखाया जाता है, ये रियल कैलकुलेशन नहीं है, तुम्हें आगे डिकोड करके दिखाऊंगा, पर अभी ऊपर से नंबर देख लेते हैं। इनका इनकम का दूसरा तरीका होता है इनका जर्सी स्पॉन्सर। तुम लोग किसी भी आईपीएल टीम को देखोगे उसके अंदर अलग अलग टाइटल स्पॉन्सर और जर्सी स्पॉन्सर्स होते हैं। जैसे ड्रीम 11 का लोगो हो गया या फिर बायजूस का लोगो हो गया, वो कंपनी इनको पे करती है। और एक जर्सी के ऊपर जितने भी लोगो होते हैं उसका टोटल अमाउंट 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट चला जाता है ओनर के पास जो कि 50% होता है, और बचा हुआ दूसरा पार्ट आ जाता है पूरी की पूरी टीम के पास। जो भी अमाउंट होता है वो सभी प्लेयर्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो अमाउंट माही भाई को हर साल के 2 से 3 करोड़ रुपए मिलते होंगे। और इनका तीसरा इनकम सोर्स होता है विनिंग अमाउंट। अभी कोई भी कंपनी आईपीएल को जीत जाती है तो उनको बदले में 20 करोड़ रुपए मिलते हैं। और अगर तुम लोग एक्चुअल में देखोगे ना तो ये 20 करोड़ का अमाउंट इतना छोटा है ना कि पर प्लेयर पे जब ये बटने की बारी आती है ना तो वो 1-1 करोड़ रुपए तक नहीं बनते हैं, क्योंकि वो 20 करोड़ का अमाउंट अगेन 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। 10 करोड़ चले जाते हैं ओनर के पास और 10 करोड़ चले जाते हैं पूरी टीम के पास। और 12 से 15 लोगों की टीम होती है और मसा 50-50 लाख रुपए हर किसी के हाथ में आ रहे होते हैं। और ये सारा पैसा तो इनको मिलता है क्रिकेट खेलने का, पर क्रिकेट ना खेल के एडवर्टीजमेंट करने का इनको पैसा मिलता है 30-30 करोड़ रुपए। धोनी भाई हर एडवर्टीजमेंट करने का आईपीएल सीजन के अंदर 3.5 से 4 करोड़ रुपए लेते हैं। तो ऑन एवरेज 4 से 7 एड्स कर लेते हैं हर आईपीएल सीजन के अंदर, तो वो अमाउंट 15 से 30 करोड़ के बीच में रहता है हमेशा। और अगर आप लोग इस अमाउंट को टोटल करके देखोगे तो आपको 30 करोड़ से लेके 47 करोड़ तक हर साल सिर्फ आईपीएल के 2.5 महीनों में मिलते हैं। एमएस धोनी लिटरली 7वें नंबर पे बैटिंग करने आता है, फिर भी उनकी इनकम लिटरली टॉप 2 के अंदर आती है। आज की डेट में इंडिया के अंदर आईपीएल उस लेवल पे पहुंच चुका है जिसके अंदर लोगों को स्किल्स से ज्यादा फेसेस की कदर है। और ये सारे के सारे प्लेयर्स इन पैसे को कमाते हैं और डिफरेंट कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं तुम्हें विराट भाई का बताऊं तो उन्होंने लिटरली 10 कंपनीज के अंदर या तो इन्वेस्ट कर रखे या फिर खुद की कंपनीज तक बना रखी है, और उसकी पूरी लिस्ट तुम्हें यहाँ मिल जाएगी। बिग क्रिकेटर्स को पता है कि उन्होंने 40 के आसपास रिटायर हो जाना है, तो जो भी पैसा उनके पास आता है वो डिफरेंट कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि उनके पास इतने सारे पैसे होते भी है कि वो अपने पैसों से डिफरेंट कंपनीज बना सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, तो वो लोग कर सकते हैं। बट इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा तो होता नहीं कि वो किसी स्टार्टअप में लगा सके, तो वो लोग मैक्सिमम टाइम स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या फिर ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड करके पैसा कमाते हैं। क्योंकि ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग के अंदर मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे जाए आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप लोग दोनों सिचुएशन के अंदर पैसा कमा सकते हो अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है तो। बट ना ये चीज कॉम्प्लिकेटेड बहुत होती है, तो लोगों को पता नहीं होता कि शुरू भी कहां से करना है, तो तुम लोग मार्केट वुल्फ को यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको लाइफ टाइम तक सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट से एडवाइजेस मिलती हैं। यूज करने के लिए इजी वे टू ट्रेड के ऊपर क्लिक करो और जिसके अंदर भी तुम लोग ट्रेड करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लो। अभी इसके अंदर मार्केट अप जाएगा या फिर डाउन, आप लोग इसके अंदर चार्ट्स यूज करके एक्शन ले सकते हो। अभी आपसे पूछेगा फास्ट या फिर फास्टर प्रॉफिट। अगर आप लोग ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा प्रॉफिट करना चाहते हो तो आप लोग फास्टर प्रॉफिट को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड दैट्स इट। अभी आप लोग अपने ट्रेड को मॉनिटर कर सकते हो। और रिस्क को मैनेज करने के लिए इनका स्टॉप लॉस एक इनबिल्ट फीचर है जो आपका ज्यादा लॉस होने से बचा लेता है। साथ में इनकी ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा कम है और आप लोग सिर्फ 999 से अपनी इन्वेस्टिंग को शुरू भी कर सकते हो। और जैसे ही आप लोग अपने डिजायर प्रॉफिट को बुक कर लोगे आप उस अमाउंट को बैंक के अंदर विड्रॉ भी कर सकते हो। और इनकी एक डेडिकेटेड सेबी रजिस्टर्ड टीम है जो आपको डेली की रिकमेंडेशंस बिल्कुल फ्री में देती होती है, तो आप लोग उस डेटा को भी स्टडी करके काफी चीजें सीख भी सकते हो। तो जो भी लोग इससे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तुम लोग मार्केट वुल्फ को चेकआउट कर सकते हो। तुमको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। और ये अमाउंट देखने में बहुत क्रेजी लग रहा होगा ना, पर ये एक्चुअल में रियल नंबर नहीं है। रिटेनर अमाउंट को फिगर आउट करने के लिए हम लोग माही
भाई के 12 करोड़ को ब्रेक डाउन करके देखते हैं। 12 करोड़ में से 10% ले जाती है बीसीसीआई, 10% चली जाती है टीम की फीस। ये वही टीम की फीस होती है जो लोग माही भाई को मेंटेन करते होते हैं और मैनेज करते होते हैं। और उसके बाद आपका 42.7% का इनकम टैक्स चला जाता है, जिसका 30% के टैक्स स्लैब में तो आप लोग आते ही हो। और क्योंकि अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा तो 27% का सरचार्ज भी लगेगा। और उसके भी ऊपर 4% का एजुकेशन और हेल्थ का टैक्स भी लगेगा। और ये सारा कुछ देने के बाद आपको 7.5% की एजेंट की फीस भी देनी पड़ेगी, जिन्होंने आपको कनेक्ट करवाया होता है और मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं। और ये सारे डिडक्शंस के बाद आपका अमाउंट लिटरली 3 गुना तक कम हो जाता है। आपके 12 करोड़ के 5 करोड़ रुपए मिल रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ माही भाई का घट रहा है, हम लोग विराट कोहली का भी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अब विराट कोहली का आरसीबी के अंदर जो रिटेनर अमाउंट है वो 15 करोड़ रुपए है। अगर जीतेंगे तो वही 50 से 70 लाख रुपए मिलेंगे। जो उनके जर्सी के ऊपर स्पॉन्सर्स है उनको 3 से 4 करोड़ रुपए मिलते हैं। और पर्सनल एंडोर्समेंट्स के वो लिटरली आईपीएल सीजन के अंदर 50 से 60 करोड़ रुपए कमाते हैं। विराट कोहली इंडिया के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट पेड क्रिकेटर है और इनका टोटल अमाउंट 69 करोड़ रुपीस बन जाता है। और अगर इनकी इनकम को भी टैक्स के और सारे डिडक्शंस के बाद कैलकुलेट किया जाए तो वो जो इनका 67 करोड़ का अमाउंट था वो कम होकर हो जाएगा 32 करोड़ के आसपास। और किसके अंदर कितने पैसे कट रहे हैं उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। अभी ना काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये नंबर्स गलत है, क्योंकि उनको लग रहा होगा भाई इतने पैसे थोड़ी कट जाते हैं। ना वही लोग होंगे जिन्होंने आज तक 0 डायरेक्ट टैक्स भरा है, ना ही इनकम टैक्स दिया होता है, ना ही जीएसटी दिया होता है। इनको पता ही नहीं होता इंडिया के अंदर टैक्स भी एग्जिस्ट करता है। इन्होंने आज तक किसी बड़ी कंपनी के साथ काम नहीं किया, इनको पता ही नहीं होता उनके बीच में शेयर्स होते हैं। हमको भी जो स्पॉन्सरशिप्स आती है, जो भी एजेंसी हमें लाके देती है, हमें भी पैसे देने पड़ते हैं। जो भी पैसा हम लेते हैं उसके ऊपर 18% का जीएसटी भी देते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है उसके ऊपर 30% का इनकम टैक्स भी देते हैं। और अभी तो मैंने इनके इस अमाउंट में से 18% का जीएसटी हटाया नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे मुझे कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला था कि इसके ऊपर जीएसटी लगता भी है या फिर नहीं लगता है या फिर कितना लगता होता है। और हो सकता है एक्चुअल में ये नंबर्स इससे भी ज्यादा कम हो, क्योंकि 18% जीएसटी के भी कट सकते हैं। और ये जो नंबर्स तुम्हें इन वीडियो के अंदर दिखाए जा रहे हैं ना, तुमको इजीली इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये काफी सोर्सेज से लिए गए हैं। कि 2 डेटा के बाद मैं तुम लोगों को एक और डेटा दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं कंक्लूजन की बात करता हूँ कि मैं तुम लोगों को ये पैसे दिखा भी क्यों रहा हूँ। ये देखो, ये आईपीएल के अंदर वो 5 लोग हैं जो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। नंबर 1 पे है विराट कोहली, दूसरे पे है धोनी, तीसरे पे है रोहित शर्मा। और ये 5 लोग कितने पैसे कमाते हैं और टैक्स के बाद कितने पैसे घर लेके जाते हैं तुम लोग वो भी देख सकते हो। पर एक और चीज अगर तुम लोग नोटिस करो तो ये 5 के 5 फेमस लोग हैं। ये 5 के 5 वो लोग नहीं है जिन्होंने 2023 के अंदर सबसे बढ़िया क्रिकेट खेला था। ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा छापा था। आप लोग आईपीएल के अंदर अच्छा पैसा कमा सकते हो अगर आप लोग फेमस बहुत हो तो। अगर आपको खेलना आता है, नहीं आता है, आप फॉर्म में हो या फिर नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो वीडियो अभी एडिटिंग प्रोसेस के अंदर थी और मेरे को एक और बहुत ही क्रेजी चीज मिली है जो मैंने सोचा कि तुम लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा कौन कौन से क्रिएटर्स है, किस प्रमोशन के लिए उन्होंने कितने पैसे लिए, और ये सारा डेटा इंस्टाग्राम का है। पर रील की क्या कॉस्ट है, पर स्टोरी की क्या कॉस्ट है, और अगर दोनों लोगे तो क्या पैकेज बन के आएगा, तुम्हें पूरा डेटा सामने दिख रहा होगा। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि आईपीएल के अंदर उनकी टीम बड़ी या फिर प्लेयर्स? अभी इसका जवाब ना अपने मन के अंदर सोच के रखना और मेरी आगे की बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर आप लोग एक आईपीएल टीम के ओनर हो तो आपकी किस्मत सबसे ज्यादा अच्छी और बुरी दोनों है। अच्छी कैसे, जब मैं इनकी इनकम डिस्क्लोज करूंगा तब तुम्हें समझ आ जाएगी, पर बुरी कैसे है पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी कोई भी आईपीएल टीम कैसे पैसा कमाती है उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, पर कैसे ज्यादा पैसा कमाती है वो बता देता हूँ। जैसे आपकी टीम बहुत ज्यादा फेमस होगी ना, तो आपके पास जो टी शर्ट के ऊपर स्पॉन्सर्स होते हैं वो ज्यादा आएंगे और ज्यादा महंगे आएंगे। लोग आपके मैच को ज्यादा स्टेडियम्स के अंदर देखने आएंगे, आपकी मर्चेंडाइज ज्यादा बिकेगी और ओवरऑल आपका ज्यादा प्रॉफिट होगा। और आपकी टीम को फेमस बनाने के लिए अगर ह्यूमन माइंड से सोचा जाए तो सिर्फ 3 ही तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आपके प्लेयर स्टेडियम के अंदर कोई भी कंट्रोवर्सी शुरू कर दे, या फिर विकेट लेने के बाद या फिर 6 मारने के बाद अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करना शुरू कर दे, जो चीजें मीम पेज के ऊपर वायरल होना शुरू हो जाए और आपकी टीम की एक यूएसपी बनने लग जाए और आप लोग फेमस होने लग जाओ। या फिर ग्राउंड्स के बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाए, जैसे विराट कोहली और गौतम गंभीर की भी हुई थी। हर टीम इस प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहती है पर बीसीसीआई करने नहीं दे रही है, क्योंकि बीसीसीआई बोलती है कि भैया अगर ये टाइप का मसाला देना है तो बिग बॉस चले जाओ। अगर आप लोग डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट करते हो या फिर ग्राउंड के अंदर फाइट्स करते हो तो आपके ऊपर फाइन लगा दिया जाता है। तो अगर ये पहला तरीका खारिज हो गया तो दूसरे तरीके पे चलते हैं। अगर आप लोग कोई अनएथिकल प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे, आप अच्छा खेलोगे, बहुत ज्यादा रन बना लोगे या फिर सामने वाली टीम को बहुत जल्दी आउट कर दोगे, जिससे आपकी बातें होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी टीम अच्छा खेल रही है या फिर बुरा खेल रही है, ये चीज आपके हाथ में तो है नहीं, क्योंकि आप तो एट द एंड सिर्फ अच्छे प्लेयर्स को चूज कर सकते हो। पर ऐसा बहुत बार होता है कि अच्छे प्लेयर्स बिकते तो बहुत महंगे हैं पर वो लोग फॉर्म में ही नहीं होते हैं। अभी जैसे पिछले कुछ सीजन से मैक्सवेल फॉर्म के अंदर है ही नहीं, बस बिक महंगा रहा है। तो आप लोग क्या करते हो कि आप लोग ना मैच को फिक्स करना शुरू कर देते हो। आप लोग अंपायर्स खरीद लेते हो, सामने वाली टीम जिससे मैच होने वाला है उनके प्लेयर्स को खरीद लेते हो कि भैया जल्दी आउट हो जाना। बट ये वाली प्रैक्टिस भी अनएथिकल प्रैक्टिस है। बीसीसीआई को जैसी ये चीजें पता चलती है वो आपको बैन कर देती है, और ऐसा इन्होंने राजस्थान रॉयल और सीएसके को 2 साल बैन करके दिखा भी रखा है। अगर ये दोनों तरीके आप लोग फॉलो नहीं कर
कर पा रहे तो आपके पास तीसरा और आखिरी तरीका रह जाता है और वो है सेलिब्रिटीज को खरीद लेना। इंडिया के अंदर 70% लोगों की फेवरेट टीम पता है कौन सी है? सीएसके, आरसीबी या फिर मुंबई इंडियंस। जो लोग दिल्ली और हैदराबाद में रहते हैं वो दिल्ली और हैदराबाद की टीम को सपोर्ट नहीं करते, आरसीबी और सीएसके को कर रहे होते हैं। आरसीबी को सिर्फ इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि लोग विराट कोहली को पसंद करते हैं, सीएसके को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि लोग धोनी को पसंद करते हैं, और मुंबई इंडियंस को भी सिर्फ इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि लोगों को रोहित बहुत पसंद है। और क्योंकि वो लोग विराट कोहली को सपोर्ट करें या फिर धोनी या फिर रोहित को सपोर्ट करें तो वो इवेंचुअली आपकी टीम को भी सपोर्ट करने लगते हैं। तो जब भी ऐसे सेलिब्रिटी प्लेयर्स को हायर किया जाता है तो ये नहीं देखा जाता कि अभी अच्छा खेल रहे या फिर नहीं खेल रहे या फिर ये फॉर्म के अंदर है या फिर नहीं है, सिर्फ ये चीज देखी जाती है कि मार्केट के अंदर इनकी ब्रांड वैल्यू कैसी है। अभी धोनी को भी तो सिर्फ जबरदस्ती खिला रहे हैं ना, क्योंकि भैया उसके छोड़ने से सीएसके टीम ही खत्म हो जाएगी। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई धोनी है ना वो बहुत अच्छा कैप्टन है, 2023 के अंदर धोनी सीएसके के कैप्टन नहीं थे। एक्चुअल में माही भाई को सीएसके के अंदर इसलिए रखा ही नहीं गया कि भैया वो अच्छा बहुत खेलते हैं, सिर्फ इसलिए रखा गया क्योंकि सीएसके टीम आज की डेट में धोनी के ऊपर डिपेंडेंट बहुत है और कभी भी ये टाइम आ सकता है कि हमारे माही भाई क्रिकेट से पूरी तरह से संन्यास ले ले। तो जिन जिन फ्रेंचाइजी ने खुद को फेमस करने के लिए एक सेलिब्रिटी को हायर किया था ना, उनकी डेडलाइंस आ चुकी है। अभी इनको समझ आने लगा है कि इन्होंने बहुत ही गलत लोगों को अपने ब्रांड का फेस बना दिया है, क्योंकि सीएसके टीम तब तक जिंदा नहीं रहना चाहती ना जब तक धोनी खेल रहा है, वो तो धोनी के बाद भी जिंदा रहना चाहती है। तभी तुम लोग अगर क्लोजली नोटिस करो ना तो 2023 के अंदर तीनों मेन कैप्टन को हटा दिया गया था क्योंकि हीरोशिप को ट्रांसफर किया जा रहा है। अभी इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़े से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। 2023 के अंदर सीएसके में धोनी ने खुद से कैप्टेंसी को छोड़ दिया था। सेम चीज हुई थी आरसीबी के अंदर, विराट कोहली ने भी अपनी कैप्टेंसी को खुद ही से छोड़ दिया और रोहित शर्मा से कैप्टेंसी को छीन लिया गया और हार्दिक पांड्या को ट्रांसफर कर दिया गया। और ये चीज हम सबको पता है क्योंकि बहुत तमाशा हुआ था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि भैया तीनों ने एक ही साल के अंदर कैप्टेंसी को छोड़ दिया या फिर निकाल दिया, ये सारी की सारी चीजें प्लान थी। ऐसा सिर्फ बोला जा रहा है कि भैया इन्होंने खुद से कैप्टेंसी छोड़ दी, हर किसी को कैप्टेंसी से निकाला गया है, क्योंकि आज के डेट में ये लोग चाहते हैं कि जब तक ये प्लेयर्स रिटायर करें ना उससे पहले ये टीम को एक नया सुपर हीरो दे के जाए। स्टार्टिंग में जैसे हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया गया था तो सारी दुनिया ने बहुत बू किया था उसको, पर सबको पता था कि भैया जिस दिन हार्दिक ने बढ़िया खेल दिया सारी की सारी हेट फेम में बदल जाएगी। पांड्या बोलते ये साला क्रिकेट का ग्राउंड ही ऐसा है, जो लोग आपको ये मैच दिखा रहे हैं ना वो आपके दिमाग से खेलते हैं। आप लोग किसको पसंद करोगे किसको पसंद नहीं करोगे सारी की सारी चीजें उनके गेम पे डिपेंड करती हैं। पिछले साल हार्दिक को आईपीएल के अंदर दबा के बुली किया गया, इस साल इसने वर्ल्ड कप के अंदर जिता दी और सारे के सारे हेट फेम में बदल गई। और ये पूरी चीज करने का रीजन सिर्फ ये था कि रोहित शर्मा बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले सकता है, हो सकता है आज से 4 से 5 सालों बाद ले ले। और हार्दिक पांड्या अभी 10 से 12 साल और खेलने वाला है, तो अगर ये हीरोशिप को ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो एमआई का फैन बेस खत्म नहीं होगा। और सेम चीज आरसीबी भी कोशिश कर रही है और सीएसके भी कोशिश कर रही है। आज की डेट में अगर माही भाई क्रिकेट छोड़ना भी चाहे ना तो बीसीसीआई भी नहीं छोड़ने देगी और उनकी खुद की टीम भी नहीं छोड़ने देगी, क्योंकि बीसीसीआई भी एट द एंड धंधा करने के लिए ही बैठी है। उनको पता है कि भैया अगर धोनी क्रिकेट छोड़ देगा तो क्रिकेट लोग देखना बंद कर देंगे, और अगर लोग क्रिकेट को देखना बंद करेंगे तो स्पॉन्सरशिप का अमाउंट कम मिलेगा और पूरे के पूरे इकोसिस्टम को लॉस होने वाला है। और अभी ये टेक्निकल बातें तुम्हारे दिमाग के ऊपर थोड़ा ज्यादा दर्द ना दे तो मैं तुम्हें पैसों की बात बतानी शुरू कर देता हूँ, क्योंकि वो तुम्हें सुनना बहुत पसंद है। सीएसके ने पिछले साल 650 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया था, जिसके अंदर से ऑलमोस्ट 60% पैसा उनको दिया था बीसीसीआई ने। ये 60% पैसा जो बीसीसीआई ने दिया उसके अंदर डिजिटल राइट सेल होते हैं और भी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स होते हैं, उन सबका कुछ कुछ हिस्सा हर टीम को दिया जाता है। दूसरा भी आ चुका है स्पॉन्सरशिप का, जैसे मैंने पीछे बताया था कि जो भी टी शर्ट्स होती है या फिर कपड़े होते हैं उसके ऊपर जो भी लोगोस लगे होते हैं उनके पैसे मिलते हैं। तो आरसीबी को पिछले साल मिले थे 150 से लेके 170 करोड़ रुपए, जो कि 23% अमाउंट को कॉन्ट्रीब्यूट करता है। टिकट सेल के इनको मिले थे 40 से 50 करोड़ रुपए, जो कि काफी ज्यादा है, क्योंकि भैया इनके मैच काफी ज्यादा लोग देखने जाते हैं क्योंकि विराट कोहली है। मर्चेंडाइज के इनको मिले थे लिटरली 10 से 20 करोड़ रुपए के बीच में, जो इनका 2 से 3% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। और अगर विनिंग अमाउंट का बताऊं तो वो सिर्फ 20 करोड़ रुपए, जिसको जीतने से एक्चुअल में उनको फर्क भी नहीं पड़ता। तभी वो जीतने के ऊपर कोई भी टीम इसलिए फोकस नहीं करती क्योंकि उनको पैसा चाहिए। टीम को सिर्फ इसलिए जीतना होता है क्योंकि उनको 2 या 3 एक्स्ट्रा मैच खेलने को मिल जाए, जिससे ज्यादा पैसा बन जाएगा। और इस चीज को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी अगर मेरी टी शर्ट के ऊपर बायजूस का लोगो लगा हुआ है तो बायजूस का लोगो लगाने के लिए मुझे पर मैच का पैसा दिया गया है। तो अगर हर टीम 20-20 मैच खेल रही है तो मुझे 20 मैच के पैसे तो मिलेंगे ही, बट अगर मैं क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मैच भी खेलता हूं तो मुझे 3 मैच ज्यादा खेलने के लिए मिलेंगे। अगर मैं 3 मैच ज्यादा खेल रहा हूं तो बायजूस का लोगो 3 मैच ज्यादा डिस्प्ले हो रहा है, तो बायजूस मुझे 3 मैच के एक्स्ट्रा पैसे देने वाला है। और ये एक्स्ट्रा पैसे जो बायजूस मुझे देने वाला है वो विनिंग अमाउंट से कई गुना ज्यादा होता है। जो टीम जीतने के ऊपर फोकस करती भी है ना वो सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए करती है। आज तक मुंबई इंडियंस का बहुत बड़ा फैन बेस इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि वो लोग जीते बहुत बार है। एक्चुअल में एक आईपीएल टीम का सिर्फ
सिर्फ एक ही एजेंडा होता है कि वो कैसे ना कैसे करके सिर्फ हाइप के अंदर रहने चाहिए। जो भी टीम जितनी भी ज्यादा फेमस होती है उनको उतना ही ज्यादा पैसा भी मिलता होता है। अभी तुम लोग इस चार्ट के अंदर बहुत ही क्लियरली देख सकते हो कि किस टीम ने कितने पैसे कमाए थे और आफ्टर टैक्स उनको कितने पैसे मिले थे। अभी टैक्सेशन के अंदर कितना पैसा कट रहा है और टैक्स के बाद कितने पैसे मिल रहे हैं, जिसको देखने में इंटरेस्ट है यहाँ पे पूरी लिस्ट लगा रखी है, तुम लोग इजीली देख सकते हो। बट एक चीज जो हर किसी को देखना चाहिए जिससे मेरा पॉइंट भी प्रूव हो जाएगा, और वो है इनकी इनकम। टॉप 3 फ्रेंचाइजी जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया वो वही फ्रेंचाइजी है वो जो सबसे ज्यादा फेमस है, और जिसने सबसे कम पैसा कमाया वो सबसे ज्यादा कम फेमस है। और ये सभी फ्रेंचाइजी जितना भी पैसा कमा रही है इसके अंदर से मैक्सिमम अमाउंट इनको बीसीसीआई ही देती है। और तुमने बहुत सुना होगा ना कि यार बीसीसीआई ने 40 करोड़ के डिजिटल राइट बेच दिए जियो को, या फिर 50 करोड़ का XYZ टाइटल स्पॉन्सर बेच दिया, बहुत पैसे कमा रहा है वो। बट फायदा क्या, एट द एंड सारे पैसे तो सरकार पे ही जा रहे हैं ना। जो भी लोग ये चीज सोचते हैं ना वो बहुत गलत है। बीसीसीआई एक प्राइवेट कंपनी है और उसको सरकार से कोई भी लेना देना नहीं है और कहीं से भी कोई भी कनेक्शन नहीं है। जैसे टाटा एक प्राइवेट कंपनी है, जियो एक प्राइवेट कंपनी है, हमारी जेंजी एक प्राइवेट कंपनी है, ऐसे ही बीसीसीआई भी एक प्राइवेट कंपनी है। लोगों को लगता है ये गवर्नमेंट बॉडी है, फिर गवर्नमेंट ऑथराइज बॉडी है, गवर्नमेंट इसको रूल या फिर कंट्रोल नहीं करती है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग इनको रिकॉग्नाइज करती है कि ये इंडिया के बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि आज की डेट में इंडिया के अंदर कोई भी बीसीसीआई जितनी बड़ी क्रिकेट बोर्ड बनी ही नहीं हुई है। बीसीसीआई के पास आज की डेट में इंडिया के अंदर सारे के सारे जेम ऑफ द प्लेयर्स हैं। तो आईसीसी सिर्फ बीसीसीआई को रिकॉग्नाइज करती है इंडिया के बिहाफ पे। वो ऑफिशियल बीसीसीआई जो है वो इंडिया की कोई पार्टनर एजेंसी नहीं है। और जो बीसीसीआई ने आईपीएल को इंट्रोड्यूस किया था वो भी उनकी कोई खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी, उसको भी चुराया गया था आईसीएल से। आईसीएल है इंडियन क्रिकेट लीग, जिसको जी वालों ने शुरू किया था। जी वाले वही है जिनके जी टीवी वाले चैनल्स है ना, ये भी एक प्राइवेट कंपनी है और इन्होंने क्रिकेट लीग को शुरू किया था। और इनका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम था कि भैया अलग अलग स्टेट्स की टीम बना दी जाएंगी, उसके अंदर प्लेयर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सबकी बिडिंग होगी, और सेम कॉन्सेप्ट था। और इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को 2007 में इंट्रोड्यूस किया था और सभी प्लेयर्स को इन्वाइट किया था कि भैया हमारी लीग के अंदर आगे खेलो, हम लोग तुम्हें अच्छा पैसा देंगे। पर जैसे इस चीज को बीसीसीआई ने देखा तो उससे कुछ खास खुश नहीं थे, तो इन्होंने लिटरली लड़ाइयां शुरू कर दी। इन्होंने अपने साइन क्रिएटर्स को जाने से मना कर दिया और ओपन धमकी इशू कर दी कि भैया अगर आप हमसे एसोसिएट रहना चाहते हो तो आप लोग नहीं जा सकते हो। अभी साइन क्रिएटर्स क्या होता है तुम्हें ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तुमने काफी टाइम से शुभमन गिल को खेलते हुए नहीं देखा होगा, राइट? या फिर कुछ मैच के अंदर तुमने चहल को खेलते हुए नहीं देखा होगा, पर ये लोग साइन थे। बीसीसीआई ना काफी प्लेयर्स को साइन कर लेती है अपने अंडर और उनको फिक्स सैलरी देना शुरू कर देती है, और 2020, 50-50 या फिर वर्ल्ड कप जैसी लीग्स के अंदर इनको खिलाती भी है। अभी बीसीसीआई जब भी आपको खेलने के लिए भेजेगी तो आपको खेलने के लिए वहां पे पैसे दिए जाएंगे, बट अगर आपको खिलाया नहीं जा रहा और साथ में सिर्फ रिप्लेसमेंट के लिए लेके जाया जा रहा है आपको तब भी सैलरी मिलेगी। अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हो, सिंपल तरीके से बताऊं तो बीसीसीआई काफी प्लेयर्स को साइन कर लेता है और उनको फिक्स सैलरी देना शुरू कर देता है। तो जैसे जी वालों ने आईसीएल को इन्वेंट किया था तो इन्होंने उन प्लेयर्स को भी बुलाया था जो बीसीसीआई के अंडर साइन थे, और उस टाइम के जो सुपरस्टार थे जैसे सचिन हो गए या फिर युवराज हो गया, उनको काफी अच्छा पैसा भी ऑफर किया गया था। कोई भी बीसीसीआई को छोड़ के ना जाए तो इन्होंने अपने सभी प्लेयर्स की सैलरीज को बढ़ा दिया था और एक पब्लिक ओपन धमकी इशू कर दी थी कि भैया जो भी बंदा आईसीएल के अंदर खेलेगा हम उसको लाइफ टाइम के लिए बीसीसीआई से बैन कर देंगे। और जो लोग बीसीसीआई के साथ साइंड है, ये रूल सिर्फ उनके लिए नहीं है, उस बच्चे के लिए भी है जो क्रिकेट सीख रहा है। ऐसा कोई भी बंदा होगा अगर जो पूरी दुनिया के अंदर से आईसीएल के अंदर पार्टिसिपेट करेगा उसको लाइफ टाइम के लिए बीसीसीआई बैन कर देगी। अगर पहले से उनके साथ काम करती है तो करना छोड़ देगी, और अगर नहीं करती है तो कभी उनकी तरफ देखेगी भी नहीं। आज की डेट में भी ये लोग सेम रूल फॉलो करते हैं। जैसे कोई भी कॉम्पिटिटर आने लगता है ये ऐसे रूल को इंपोज कर देते हैं जिससे जो जेम ऑफ द प्लेयर्स है या फिर सेलिब्रिटी प्लेयर्स है वो कभी इनकी साइड मूव ही नहीं करते हैं। अब ये चीजें सही है या फिर नहीं है उसके ऊपर सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक ठाक ही है यार, क्योंकि उन्होंने भी तो एक स्टार्टअप बनाया है ना। बीसीसीआई ने कितने सालों तक लिटरली लॉस के अंदर ऑपरेट किया है। आईपीएल को 2007 में इंट्रोड्यूस कर दिया था, 2008 के अंदर पहला आईपीएल मैच हुआ था और 2013 तक इन्होंने लिटरली लॉस के अंदर ऑपरेट किया है। सालों तक उन्होंने क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अलग अलग टीम्स बनाई, मार्केट में हाइप बनाई, डिफरेंट एड्स बनाई और उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगाए, और आज की डेट में कमा रहे हैं तो कमा रहे हैं यार। 2014 के अंदर जाके ये लोग लिटरली ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर पहुंचे थे। 2013 से पहले जितनी भी टीम थी ना वो सभी लॉस करती होती थी, और 2016 और 17 के बाद टीम्स प्रॉफिटेबल होनी शुरू हो गई थी, और 2021 के बाद तो बहुत पैसा है भाई टीम के पास। जहां पे ये लोग लॉस के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, आज के डेट में इनका हर साल का टर्नओवर 10-10 हजार करोड़ रुपए का होता है, और वो भी सिर्फ 2.5 महीने का। ये सारी की सारी इनकी इनकम है और सारे के सारे इनके एक्सपेंसेस है, जिसको भी फिगर आउट करना है और देखने का शौक है कि भैया कितने पैसे मिलते हैं, वो लोग रोक के देख सकते हैं वीडियो को। बट मैं तो एक्चुअली में बीसीसीआई को सिर्फ एक स्टार्टअप की ही नजर से देखता हूँ। और ट्रेडिंग के लिए मार्केट वुल्फ को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलना। इनकी ऐप को आज तक 1.8 मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। तुम्हें लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, और मैं मिलता हूं तुमसे अगले हफ्ते किसी और वीडियो के अंदर।